नमस्कार दोस्तों, आपका पहली बार हमारे इस चैनल पीएससी लेक्चर्स में आपका स्वागत है, जिसमें मैं आपको फिजिक्स के लेसन प्रकाश के परावर्तन में से इस सवाल किसी अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को चित्र करने जा रहा हूँ, जो मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने एक सरल भाषा में, जिसमें किताबी भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं किया गया है। अब जैसे आपने देखा कि मैंने सबसे पहले प्रश्न को बोर्ड पर लिख दिया और अवतल दर्पण का एक चित्र बनाया। चित्र बनाने के बाद मैं इसका नामकरण कर रहा हूँ। जैसे इस बिंदु को तो आपको पहले से पता होगा, ध्रुव पी से सूचित किया जाता है, और ये हुआ आपका वक्रता केंद्र। दोनों के बीच की दूरी है मुख्य फोकस। पी से एफ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। पी से सी तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर या 2f द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले मैं रख रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी दर्पण में सिद्ध करना हो तो वस्तु को हमेशा अनंत और सी के बीच रखा जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पर वस्तु को रख रहा हूँ अनंत और सी के बीच। ठीक है। और प्रकाश किरण को गुजारने के लिए 3 बिंदुएं होती हैं, जिसमें आपको प्रॉपर्ली कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है कि जैसे कोई भी अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरणें होती हैं तो वो हमेशा एफ को काटकर जाती हैं। दूसरी वो होती है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण सी बिंदु पर आती है, ठीक है, तो वो वापस सी पर ही लौटती है। ये थोड़ा सा लाइन तिरछा हो गया, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है। और अगर कोई भी प्रकाश किरण बिंदु P से आती है तो आते समय जितना कोण बनाती है, जाते समय उतना ही कोण के साथ वापस चली जाती है, जिसे आपने पहले भी पढ़ा होगा कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतन कोण को स्मॉल आई से सूचित करते हैं, जबकि परावर्तन कोण को हम लोग स्मॉल आर से सूचित करते हैं। तो चलिए हम ऐसा मान ले रहे हैं जिसमें हमको किताबी भाषा का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो हम इसमें इस लाइन का इस्तेमाल नहीं करना है जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती हो और फोकस को काट के जाती हो। हम किन्हीं 2 ही बिंदुओं से कटान को ले रहे हैं। तो आपको एक बात तो पता होगा कि अनंत और सी के बीच रखी वस्तु का अगर कोई प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सी और एफ अर्थात वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। अब क्या कर रहे हैं कि हम प्रतिबिंब बना रहे हैं। ठीक है, ये बना इसका प्रतिबिंब। ठीक है। तो फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर कोई कटान ही नहीं है तो इस प्रश्न में हमें इस बिंदु की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब बचता है यहाँ, ये जो बिंदु है यह आपका वस्तु की दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी, जिसे हम लोग U से सूचित करते हैं। ठीक है। और यह है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, जिसे हम लोग V से सूचित करते हैं। ठीक है। इसमें चिन्ह परिपाटी का मान के हिसाब से जैसे निर्धारित किया जाता है, जैसे मुख्य अक्ष पर संबंधित जो सवाल होते हैं कि अगर ये कोई दर्पण हो अवतल है उत्तल, अगर कोई उसके बाएं तरफ स्थित हो, ठीक है, तो बाएं तरफ स्थित हो तो उसका मान माइनस होगा, दाएं तरफ स्थित हो तो उसका मान प्लस होगा, अगर ऊपर की ओर स्थित हो तो उसका मान प्लस होगा और नीचे की ओर स्थित हो तो उसका मान माइनस होगा। अब चलिए, ये बाएं तरफ स्थित है, इसी कारण V का मान भी माइनस, 2F का भी मान माइनस, U का भी मान आपका माइनस होगा। अब हम इसका नामकरण कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये जो दर्पण है इस स्थान से आके टकरा के चली गई, तो इसका नामकरण मैंने किया, मान लीजिए M, और ये पॉइंट है N। ये जो वस्तु है ये AB वस्तु है और ये XY इसका प्रतिबिंब है। तो अब जिस प्रकार कंस्ट्रक्शन अगर हम लोग बनाते हैं तो हम लोग रचना लिखते हैं, उसी प्रकार इसका रचना क्या हुआ। रचना इस प्रकार हम लोग का होता है कि माना Mn एक क्या है, Mn एक अवतल दर्पण है। ठीक है। जिसमें AB वस्तु है, तो AB वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक कटानों से प्राप्त हो रहा है। तो AB वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बन रहा है कि छोटा, वस्तु से छोटा बन रहा है। छोटा प्रतिबिंब कौन सा प्राप्त होता है,
तो इससे ये छोटा बना है ना जी, तो प्रतिबिंब एक्स वाई प्राप्त होता है। इस रचना को आप लोग अपने अलग भाषा में भी लिख सकते हो, किताबी भाषा हो तो कुछ अलग हो, लेकिन जिस प्रकार की आकृति बनी है उस स्थिति को आपको लिख देना है। इसमें चाहते तो और भी लिखते, जिसमें भी वस्तु है, एक्स वाई प्रतिबिंब है, ये इसके समरूप बन रहा है, अतः इत्यादि कई तरह की बातें हो रही है। लेकिन अब चलिए, अब हम एक चीज बता रहे हैं, जैसे आप लोग 10th में मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियों की शर्त होती है, जब इसमें जैसे देखिएगा इन त्रिभुजों में हम समरूप आकृतियों का तलाश करेंगे। अब जैसे देखिएगा कि यहाँ पर एक समरूप आकृति बन रहा है, वो पॉइंट है ये, यहाँ से ए और ये पॉइंट बी, अब बी से आ रहा है पी पे, ठीक है, और पी से यहाँ आ रहा है एक्स वाई के पास, एक्स वाई और ये पॉइंट हुआ पी। तो जो समरूप आकृति है उसकी आकृति ये हो गई, देखिए तो ये हुआ ए बी और ये हुआ पी और ये हुआ एक्स वाई और पी, ठीक है। इसको मैंने क्या किया कि थोड़ा सा अलग कर दिया। समरूप हम कैसे बनाएंगे, अब जैसे समझिए कि ये 90 डिग्री पे खड़ी है और ये भी बिंदु 90 पे है, दो कोण बराबर हो गए। तीसरा कोण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर हो गया, यानी ये कोण अगर 1 है, ये कोण 2 है, तो निश्चित ही ये तीसरा कोण 3 होगा, ठीक है। तो समरूप आकृतियों में संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो पहले मैंने ये इन दो समरूपों के बारे में लिखना है कि समरूप त्रिभुज ए बी पी, ठीक है, समरूप त्रिभुज ए बी पी, असमरूप त्रिभुज एक्स वाई पी। तो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। अगर हम इसमें ए बी लेते हैं तो ए बी बटा, अब इस त्रिभुज का मैंने ए बी लिया, अर्थात कोण 1 और कोण 3 वाली भुजा को लिया, तो इसमें भी 1 और 3 वाली भुजा को लूंगा, 1 और 3 वाली क्या है, एक्स वाई, ए बी बटा एक्स वाई, अर्थात ऊंचाई बटा ऊंचाई, आधार बटा आधार और कर्ण बटा कर्ण। अब इसका अगर आधार है, मैंने लिया ए पी, ठीक है, तो इसका आधार हुआ आपका 1 और 2 वाले को लिए हैं, इसमें 1 2 वाला क्या हुआ एक्स पी, मैंने एक्स पी को ले लिया। अगर चाहते तो इसमें कर्ण बटा कर्ण भी लेते, ये होता है बी पी और बटा पी वाई, लेकिन हमें कर्ण की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमें सिद्ध करना है उसके लिए हमें ऊंचाई और आधार की आवश्यकता है, इसी कारण मैं यहाँ तीसरे बिंदु को, तीसरे पॉइंट को नहीं ले रहा हूँ। अब इसको हम मानते हैं, अब समीकरण एक कैसे मानेंगे, पहले आप चेक कर लीजिए क्या इनमें बाकी सभी का मान आप जानते हैं। अब जैसे देखिए ए पी का मान जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आकृति में देखिए ए पी, ये तो वस्तु दूरी है जिसे आपने यू माना है, तो इस मान को तो आपको पता है, ठीक है। तो ए पी का मान आपको पता है जो है माइनस यू है, और ये है एक्स पी, एक्स पी जो है आपका क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, और प्रतिबिंब दूरी को आपने भी माना है, यानी दोनों मान जानते हैं तो इसे एक लिख दीजिए। उसके बाद फिर चलेंगे इन आकृतियों में और समरूप आकृतियों की तलाश करेंगे। आप देखिए इन आकृतियों में दो समरूप त्रिभुज हमें एक दिख रहे हैं, और वो है ये पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको हटाने के बाद यहाँ पे इस आकृति को बना रहा हूँ। अब जैसे ये आपका पॉइंट हुआ, ठीक है, ये हुआ ए और बी, ये सी, ये एक्स और ये वाई। अब कहिएगा दोनों आकृति समरूप कैसे हैं, तो मैं दो कोण बराबर बता रहा हूँ, ये 90 पे खड़े हैं तो 90 पे, तो ये कोण इसके बराबर है। और 9th में आपने एक कोण पढ़ा होगा शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, सम्मुख कोण से ये कोण इसके बराबर होता है, तो ये लाइन भी काट रहा है सीधा, ये लाइन भी सीधा काट रहा है, तो ये इसके बराबर है, ये 2 हुआ तो ये 2 हुआ, तो निश्चित ये आपका तीसरा कोण 3 हो गया, ठीक है। इस स्थिति में हम क्या कर रहे हैं कि दोनों को ऐसे भी प्रॉपरली दोनों अलग अलग हैं, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऊंचाई बटा ऊंचाई और आधार बटा आधार हमको लेना है। तो इसमें ऊंचाई बटा ऊंचाई कितना होगा, अब इसका ऊंचाई हुआ आपका, अब पहले लिख दीजिए किन समरूप त्रिभुजों में चुना है, समरूप त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, समरूप त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज एक्स वाई सी, ठीक है। ऊंचाई बटा ऊंचाई और आधार बटा आधार, इसकी ऊंचाई कितनी हुई थी ए बी, और इसकी ऊंचाई 1 और 3 लिए हैं, तो इसमें भी एक 3 वाला लेंगे
एक्स वाई, ऊंचाई बटा ऊंचाई हुआ, और आधार बटा आधार ए सी और बटा एक दो लिए हैं तो इसमें भी एक दो वाला लेंगे एक्स सी। ठीक, अब हम आकृति में चलेंगे। क्या हमें ए सी का मान पता है? यहाँ देखिए तो नहीं पता है, तो हम इसको ऐसे रूपों में बदल देंगे जिनका मान हमें पता हो। अब जैसे जो ए सी है, ये पूरा वाले भुजा में से इस भुजा को घटा दीजिए, इस पूरे में से इसको घटा दें तो हमें ए सी तो मिल ही जाएगा। यानी पूरा कितना है ए पी, हम ए सी को लिख सकते हैं ए पी में से कितना घटा दें सी पी। ठीक है, ए पी में से कितना घटा दिया हम सी पी। अब चेक कर लीजिए ए पी पूरा भुजा, पूरा में से कितना घटा देते हैं तो मेरा ए सी निकल ही आता है, तो हम ए सी को इतना लिख सकते हैं। अब बचा आपका एक्स सी, ये पॉइंट हुआ। अब इस पॉइंट का मान बताना है तो ये पूरा में से फिर कितना घटाइए, ये पूरा कितना है पी सी, या पी सी बोले या सी पी बोले, सी पी। अब ऊपर मैंने सी पी लिखा था इसलिए मैंने नीचे भी सी पी लिखा, और उसके बाद से सी पी माइनस एक्स पी। अब एक्स पी इसलिए लिखे क्योंकि ऊपर भी मैंने एक्स पी शब्द का ही इस्तेमाल किया था। तो ये भी ए बी बटा एक्स वाई बराबर आपका आया। ये समीकरण 2 हुआ आपका। अब समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या मान निकल रहा है कि ए बी बटा एक्स वाई इसके बराबर है और ए बी बटा एक्स वाई इसके बराबर है। तो निश्चित ही जब ए बी बटा एक्स वाई इसके बराबर है, ए बी बटा एक्स वाई इसके बराबर है, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमें क्या मिलेगा कि ये मान इसके बराबर है, अर्थात ए पी बटा एक्स पी वो बराबर हो जाएगा ए पी माइनस सी पी बटा सी पी माइनस एक्स पी। ठीक है, उसके बाद से हम लोग चलेंगे इन मानों को लिख देंगे कि आप में किसका क्या मान है। अब जैसे प्रॉपरली चेक कर रहे हैं कि जो ए पी है, ए पी किसके बराबर है माइनस यू के, हम लोग लिखते हैं चिन्ह परिपाटी से। ठीक है, तो ए पी का मान है, जहाँ ए पी है वो माइनस यू के बराबर है, तो उसके बाद से इसमें क्या है एक्स पी चेक कीजिए तो माइनस भी है, एक्स पी कितना है माइनस भी है। उसके अलावा एक्स वाई ना है, नहीं ए पी, हाँ ठीक है एक्स पी माइनस बी है। ठीक है, उसके बाद से आपका है ए पी तो मान लीजिए सी पी बच रहा है, सी पी का मान कितना है सी पी माइनस 2f। ठीक है, अब इसमें से जितना मान है उन सभी को मैंने लिख दिया, और इन मानों को मैं बारी बारी इसमें रख रहा हूँ, मैं इसको मिटा सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ए पी की जगह पर हमको रखना है माइनस यू और एक्स पी की जगह पर रखना है माइनस बी, बराबर ए पी की जगह पर रख रहे हैं माइनस यू, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस हमने दे दिया, सी पी का मान है माइनस 2f, तो ये माइनस प्लस 2f हुआ। अब बटा सी पी माइनस एक्स पी, सी पी कितना है माइनस 2f, फिर माइनस एक्स पी का मान कितना है माइनस बी, तो ये माइनस माइनस प्लस बी, ये माइनस से माइनस कटा, और चाहते तो यहाँ पर भी कॉमन काट के कटा सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ दोनों को एक्सचेंज कर दे रहा हूँ। ये देखिए यू बटा भी बचा, ये 2f माइनस यू हुआ, ये भी माइनस 2f हुआ, दोनों जगह मैंने एक्सचेंज कर दिया। अब बाई क्रॉस कर रहा है, बाई क्रॉस कर रहे हैं तो इसको लिखिए 2f माइनस पी से यू में होगा तो यू भी बराबर यू से भी में होगा तो यू भी माइनस 2f में यू से होगा तो 2uf। अब इसको 2 वाले को एक पास ला रहा है, ये 2vf हो गया, माइनस 2uf इधर आया तो प्लस 2uf हुआ, इधर u भी माइनस u भी इधर आया तो प्लस u भी। अब दोनों तरफ या 2 और f को माना है तो v प्लस u बचता है हम लोगों का, u भी 2u भी हो गया, 2 से 2 कट गया। ऐसा कीजिए कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, u भी 1 के साथ गुणा में है, तो हम जो गुणा में उसको बटा में ला सकते हैं, जो बटा में उसे गुणा में ले जा सकते हैं मैथ के नियम से। ये v बटा u भी, इधर 1 अब बटा f बचा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भिन्नों को जोड़ सकते हैं, तो भिन्नों को हम लोग तोड़ भी सकते हैं। ये हुआ v बटा u भी
प्लस यू बटा यू बी बराबर 1/f। यहाँ बी से बी कटता है, यू से यू कटता है, तो क्या बचा 1/u प्लस 1/b बराबर 1/f। देखिए हम लोग को यहाँ पर यही सिद्ध करना था। एक अब जैसे इसमें प्लस है, प्लस में कोई अंतर नहीं होता है, अब सिद्ध करना है यही, तो इसको ही पहले लिख दीजिए। हमने लिख दिया 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, और यही हम लोग को साबित करना था, जिसे मैंने प्रूफ लिख दिया। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कि किसी अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को किस प्रकार सिद्ध करते हैं, और इस प्रकार हमने किसी अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध किया, जिसमें मैंने सिद्ध किया था 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, जिसका आप एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आगे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।